हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी मित्रा के प्रारंभ बैच 1 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट की। ठीक है, और हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट जाहिर सी बात है उन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया होगा जिनकी सोशल साइंसेज में हिस्ट्री में रुचि है या बोर्ड में उनका एक ऑप्टेड सब्जेक्ट भी है। सो आप इस सारी चीज़ों से थोड़े थोड़े से फेमिलियर हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी। हड़प्पा इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द सीयूईटी एग्जामिनेशन, क्योंकि एक साल में इससे चार सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत हो जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि द मोस्ट परफेक्ट वे टू रीड हिस्ट्री इज टू मेक अ नैरेटिव। एक कहानी बना लो, एक कहानी के अंदर बहुत सारी फैक्ट्स, डेट्स, कॉन्सेप्ट्स और नेम्स वगैरह सब अपने आप आ जाते हैं। इसलिए हिस्ट्री पढ़ते समय ये नहीं सोचना है कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, हमारी आपकी स्टोरी है, उतने इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ना है। नंबर 2, जो दूसरी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सलाह दूंगा कि स्टिक टू द एनसीईआरटीज। अपनी एनसीईआरटीज पर ही स्टिक रहना है। क्लास 12th के जो एनसीईआरटीज हैं उस पर स्टिक रहना है, क्योंकि सीयूईटी का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटीज पर बेस्ड है और जो क्वेश्चन पैटर्न्स है वो भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन आपका जो चैलेंज बन जाता है वो कि आपको कैसे उस टेक्स्ट के अंदर से वो प्रोबेबल क्वेश्चंस निकालने हैं जो आपसे सीयूईटी एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन पर हम बात करने वाले हैं और जो पहला पॉइंट आपको देखना है वो है अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स। अर्लीस्ट अर्बन कल्चर का क्या मतलब है? जो सबसे पुरानी अर्बन कल्चर्स हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या बन जाता है? अर्बन, शहर हैं। और इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन बन जाती है, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड में डेवलप हो रही है जहां दुनिया में कई जगहों पर ऐसी अर्बन सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं। इसलिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत रोल है, इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए कहा जाता है अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स। जब हम इस दूसरे टॉपिक से इसको जोड़ के पढ़ेंगे, दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, यानी अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तो बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ये ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज क्या है? मेटल है, और मेटल के बेसिस पर एक सिविलाइजेशन को हम कहते हैं कि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री का मतलब हुआ वो हिस्ट्री जब हमारे पास बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या हैं भी तो उनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, दे कैंट बी डिसाइफर्ड। सो ये जो डिसाइफरिंग है एंशिएंट टेक्स्ट की, वो अगर नहीं हो पाई है तो हम उसको क्लब करते हैं प्री हिस्ट्री के अंदर। अब आपको पता है कि स्टोन एज थी, स्टोन एज जहां पर हमारे टूल्स ज्यादातर स्टोन के बने होते थे, पाषाण के बने होते थे। सो ये इंपॉर्टेंट बात आई, और इस वजह से जिस जमाने में स्टोन प्रिवेलेंट था उसको स्टोन एज कहा गया। उसके बाद छोटी छोटी कल्चर्स बनी जो कि कॉपर का इस्तेमाल करती थी, तो उनको कॉपर कल्चर्स कहा गया। लेकिन जब एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन बनी, जब हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस कर गए, और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि सिटीज़ जो है शहर बनने लग गए, सो दिस कल्चर, दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज रेफर्ड एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सो इस वजह से इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब अर्बन सेंटर्स यानी शहर, हम जब एक शहर की कल्पना करते हैं, ठीक है, आपका इमेजिनेशन ऑफ अ सिटी क्या है? इमेजिनेशन ऑफ अ सिटी ये है कि जहाँ पर बढ़िया सा ड्रेनेज सिस्टम हो, रोड्स होंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ पर स्टेट के ऑफिसेज होंगे, और जहाँ पर एक बहुत ही प्लान्ड वे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द अर्बन सिटीज, है ना? ठीक है, अभी के बारे में इतना ही समझ लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारा हो गया सिटी। बट सिटी कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट हैविंग अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ विलेजेस सराउंडिंग द सिटी। गांव जरूरी हैं,
आपके यहाँ अनाज कौन लेके आएगा, आपके यहाँ सब्जी कौन लेके आएगा, और कई बार आपके यहाँ दूध भी लेके कौन आएगा। सो ये अर्बन नेटवर्क भी होता है। तो जब हम सिटी सिविलाइजेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अर्बन के साथ साथ ये रूरल भी हैं। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि केवल और केवल शहर है, सब जगह शहर हो जाएंगे तो खाओगे पियोगे कैसे। सो अर्बन सेंटर्स हैं, और ये अर्बन सेंटर्स जो हैं कुछ खास इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सराउंडिंग डेवलप होंगे। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये जो अर्ली सिटीज हैं, अर्ली सिटीज यानी हड़प्पन सिटीज, हड़प्पन सिटीज का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे वो बन रहे हैं, कैसे वो सिटीज हो गए हैं, रूरल जो है विलेजेस नहीं रह गए हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और यही वो ट्रांजिशन है जो बताएगा कि कैसे धीरे 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 फ्रॉम द रूरल टू अर्बन सेटलमेंट्स कन्वर्ट होते चले जाते हैं हड़प्पा के सिटीज, और कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उसे सिटी कल्चर बनाते हैं, ठीक है। और सिटी के साथ आपको पता है ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जिस पर हमने बात की कि विदाउट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रूरल बेस cities cannot survive. So that's why urban, growth is also dependent upon the agricultural development of the time. So यहाँ पर agriculture भी आता है, लेकिन cities के surrounding trade है। अभी भी आप जानते हैं तो काफ़ी cities का nature बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद आप जो है ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ के सराउंडिंग बहुत से शहर बने, खड़े हुए और डेवलप हुए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पर जो डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी से मतलब क्या है हमें पता नहीं है। हम नहीं जानते कि कभी जहाँ पर हम खड़े हैं उसके नीचे हो सकता है कि कोई बहुत ही सुंदर कभी कोई शहर रहा हो जो कभी ख़त्म हो गया। सो उसकी डिस्कवरी से मतलब उसकी रीडिस्कवरी, उसको हमने अनर्थ कर लिया, मतलब उसको ज़मीन के ऊपर ले आए, हमें पहली बार पता चला कि ये सिटीज़ थे। तो इस डिस्कवरी में इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहें, वहाँ पर कुछ की कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम के बारे में बात करेंगे, जॉन मार्शल के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि कैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो बहुत ही प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं वो निकले। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये सिटीज़ मिलते कैसे हैं? ये एक्सीडेंटली मिल जाते हैं, एक्सीडेंटली मिल जाते हैं ऐसे कि आप किसी वजह से कहीं पर डिगिंग चल रही है, कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, और अचानक से आपको पता चला कि अरे यार यहाँ पर तो ये बहुत कोई पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट लगती है, और फिर उसकी स्टडी करके पता चलता है कि अरे बाप रे ये तो एक सिटी था, ये तो एक शहर था जो इतना पुराना था। सो इस डिस्कवरी में अगर हम देखें तो रेलवे के ट्रैक बिछाए जा रहे थे, रेलवे की जो पटरियाँ होती है बिछाए जा रहे थे, और यहाँ पर दयाराम साहिनी वहाँ पर पहुँचे और उनको ये पता चला कि यहाँ पर तो एक जो है ना स्टैंडर्डाइज साइज की बहुत सारी ब्रिक्स हैं, और ब्रिक्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा अरे यहाँ पे तो कुछ हो सकता है, और धीरे 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 पता ये चला कि वहाँ पर तो एक पूरा सिटी था। सो जो फर्स्ट सिटी है जो निकला, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी हुई जिसे हम कहते हैं वो है हड़प्पा। सो हड़प्पा क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी कब निकला? 1921 में, जब एक बार पता चला कि ये तो हड़प्पा है, और हड़प्पा के बाद आसपास और भी शहर हो सकते हैं। बाद में 4 साल के बाद मोहनजोदड़ो का भी एक्सकैवेशन हुआ और वहाँ से भी एक सिटी निकला। तो ये डिस्कवरी यहाँ पर शुरू हो गई, और बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो हम क्लास के बीच में जिनके बारे में बात करते रहेंगे, जिससे धीरे धीरे सिर्फ ये नहीं पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एक सिटी है, सिटी प्लान है, लेकिन बाद में हमको पता ये भी चलता है कि उनके सब्सिस्टेंस पैटर्न क्या हैं, आखिर वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, उनके रिलीजियस बिलीफ क्या थे, ठीक है, उनकी बरियल प्रैक्टिसेस क्या थी, मतलब उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी जानते हैं। और ये सब कैसे होता है? आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो इम्पैक्ट था, मतलब डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था, वो इंडियन हिस्ट्री की पूरी अंडरस्टैंडिंग को ना उसने बदल दिया। पहले ये माना जाता था कि अच्छा इंडिया
जो है ना उसका हिस्ट्री कहाँ तक जाता है, तो उसका हिस्ट्री जो है बुद्धिज़्म तक लेकर के जाते थे, कुछ ऋग्वैदिक टेक्स्ट तक लेकर के जाते थे, लेकिन उससे भी पहले के पीरियड में हम चले गए जब हड़प्पा का एक्सकैवेशन हो गया, हड़प्पा की डिस्कवरी हो गई। तो यानी पता चला कि नहीं, हमारी सिविलाइजेशन तो एज ओल्ड है। और दुनिया में जो बड़े बड़े कॉन्टेम्पररी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशंस हैं, जिनके नाम पे यूरोप जो है ना कहता था अरे यार हम तो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हमें पता चला नहीं, हम भी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन में इतनी एडवांस कल्चर लेते थे। ठीक है ना, हमारे पास एक इतनी जो रिच और डाइवर्स सिविलाइजेशन है जो हजारों साल से चली आ रही है। ठीक है, सो इसने इंडियन हिस्ट्री की पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। धीरे धीरे जब हड़प्पा की डिस्कवरी हुई, उसके बाद और रीजन्स की डिस्कवरीज होने लग गई और ये पता चला कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही खेल है। तो जॉन मार्शल ने ये 1924 में अनाउंस कर दिया कि हमने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एक नई सिविलाइजेशन को खोज लिया है। ठीक है, अब देखो, जब यहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन आई, यानी हड़प्पा की डिस्कवरी सबसे पहले हुई और धीरे धीरे साइट्स मिलने लग गई। अब आप समझिए कि तकरीबन 2000 साइट्स हैं इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अभी मैं बताऊंगा कि सबकॉन्टिनेंटल उसका स्प्रेड क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितनी साइट्स हैं, 2000 साइट्स हैं। और ये इसमें सबसे जो नोटेबल्स है वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये 5 मेजर सिटीज आपको ध्यान रखने हैं। और इन 5 मेजर सिटीज से रिलेटेड कोई भी जो फैक्ट है वो भी आपको दिमाग में रखना है, जिस पर हम बात करते चलेंगे। राखीगढ़ी और धौलावीरा दोनों अब इंडिया में हैं, जो बाद में एक्सकेवेट हुए थे। ठीक है, अब देखिए सिविलाइजेशन, हमें लगता है अच्छा एक शहर मिल गया, कोई बात नहीं, छोटा सा शहर होगा, लेकिन फिर हमें पता चलता कि नहीं, शहर तो बहुत बड़ा था। और उसके बाद हमें ये पता चलता कि केवल एक शहर नहीं था, ये तो कुछ और था, क्योंकि एक जैसे तमाम सारे शहर मिल रहे हैं। सो बहुत सारे शहर मिले। और आपको ध्यान रखना है सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए कि इंडस एंड सरस्वती का जो रिवर बेसिन है उसके बीच में सबसे ज्यादा साइट्स का डेंसिटी मिलता है। और भी बड़ा रीजन है जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है फैक्ट के हिसाब से कि इंडस और सरस्वती रिवर बेसिन, ठीक है, ये सरस्वती रिवर बेसिन और यहां से इंडस, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा डेंस अर्बनाइजेशन है। डेंस अर्बनाइजेशन का मतलब यहां पर सबसे ज्यादा शहर एक समय में पैदा हुए, एक समय में उद्भव उनका होता है। अब अगर हम बात करें कि आखिर आज के हिसाब से हम देखें तो वो नक्शा क्या है, ये नक्शा बहुत बड़ा है। इट वॉज नॉट लिमिटेड टू द इंडिया ओनली, इट वॉज एन इंडियन सबकॉन्टिनेंटल सिविलाइजेशन। सबकॉन्टिनेंटल सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान है, थोड़ा अफगानिस्तान का हिस्सा है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो अलग स्पेसिफाई करने हैं और आपको याद रखने हैं। अगर कोई पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन केवल कहां तक, इंडिया तक लिमिटेड है, आप कहिए नो, ठीक है, कहां है, एक तो है इसमें ये अफगानिस्तान का पूरा इलाका इसके अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान का छोटा सा इलाका शामिल हो जाता है, बलूचिस्तान शामिल हो जाता है, ठीक है, सिंध शामिल हो जाता है, ये इलाका सिंध का भी शामिल हो जाता है, ये पंजाब का जो इलाका जिसके बारे में हमने अभी बात की वो शामिल हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये अभी पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब हो गया। पंजाब के बारे में आप जानते हैं कि एक इंडियन पंजाब है और एक पाकिस्तान का पंजाब है, क्योंकि पंजाब का पार्टीशन हो गया था 1947 में। सो ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। अब अगर हम केवल इंडियन स्टेट्स की बात करें कि किन किन राज्यों में इंडिया में ये फैला हुआ है, जो आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और फिर इंडिया वाला जो पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। यानी आप देख रहे हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे पूरा लोकेट करने की कोशिश करें कि आखिर ये सिविलाइजेशन कितनी बड़ी है इंडिया के अंदर, तो इसमें आपको
जम्मू कश्मीर दिख रहा है, यूपी का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, इधर पंजाब का भी एरिया इसके अंदर आ गया। और फिर यहाँ से नीचे आते आते इसने राजस्थान को घेर लिया, गुजरात को इसने घेर लिया, और गुजरात से थोड़ा आगे बढ़ करके महाराष्ट्र तक भी चला जाता है। ये पूरा इलाका जब हम इंडिया के स्टेट्स को मिला लेते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी इलाकों को जोड़ लेते हैं, तो इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड बहुत बड़ा है। आपको यूपीएससी आपको सीयूईटी के हिसाब से जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि इन प्रोविंसेस को आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है किसी इंडियन स्टेट के बारे में आपसे कहा जाए कि क्या इनमें से कौन सा स्टेट हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल नहीं था, या वहाँ पर अर्बन कल्चर डेवलप नहीं हुई। मान लीजिए इसके बीच में मध्य प्रदेश रख दे, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो ऐसे आपको चलना है। अब अगली बात आती है कि सर हमने ज्योग्राफी तो समझ ली, उस रीजन को तो देख लिया जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड की या डेवलप की। अभी हमें टाइमलाइन देखनी है। टाइमलाइन का मतलब कि आखिर क्या पीरियड था, कौन सा कालखंड था जब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अर्ली फेज है, अर्ली फेज है। ठीक है, अर्ली फेज कब से है? 6000 BCE टू 2600 BCE। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये BCE क्या है, क्योंकि कहीं कहीं पर आप BCE पढ़ते हैं और कहीं कहीं पर आप BC पढ़ते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब है आज क्या चल रहा है 2024। और इसी तरीके से आप घटाते चले जाइए तो फिर 1900, 1800, 1700, 1600 और आखिर में हम कहाँ पहुँचेंगे? ज़ीरो पर। और ज़ीरो से जब 1 आता है वहीं से है ना, उसके पहले का जो पीरियड है वो BC में गिना जाता है। यानी 0 और 1 इसके इस तरीके से डिमार्केट कर देते हैं इस पीरियडाइजेशन को। 0 से फिर 1 और यहाँ से हो गया BC। ये इसके पहले का जो पीरियड हुआ वो हमारा AD का पीरियड हो गया। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ ताकि आपको हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ से जो है ना कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर डेथ, और ये क्या लिखा है? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट के साथ यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उनके पैदा होने के बाद एक नया एज शुरू हो गया और उसके पहले एक दूसरा एज हुआ करता था। तो उनके पहले, उनके बर्थ के पहले बिफोर क्राइस्ट लिख दिया जाता था और उसके बाद आफ्टर डेथ लिखा जाता था। ठीक है ना, सो ये आफ्टर डेथ और बिफोर क्राइस्ट वाला जो मसला है उसको आपको ऐसे समझ लेना है। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्राइस्ट के साथ में ही हम पूरी दुनिया का इतिहास क्यों देखें, तो उसको कहा गया कि ये बिफोर कॉमन एरा लिखो, इसको कॉमन एरा। ठीक है, ये AD अब क्या हो गया? AD हो गया 1 AD और उसके नीचे BCE बन गया। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। तो इन दोनों का जो पीरियड है या जो पीरियडाइजेशन है वो एक है, लेकिन हम इसको BCE और BC लिखते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अर्ली हड़प्पन फेज क्या है? 6000 BCE, यानी एक से नीचे भी चले जाओगे तो 6000 BCE जाएगा। और कहां तक वो चली? 2600 तक ये अर्ली फेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर आ गया मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 BCE से 1900 BCE, यानी कि लगभग 700 ईयर्स तक ये जो पूरा पीरियड है ये मैच्योर हड़प्पन फेज है, मैच्योर हड़प्पन फेज। और फिर आ जाता है क्या? लेट हड़प्पन फेज, यानी 1900 से लेकर के 1300 तक ये लेट हड़प्पन फेज है। आपको बहुत आराम से समझ लेना है। अर्ली, ठीक है, लेट, और ये जो पीरियड है ये है मैच्योर। बहुत ही आसान है ना, जैसे हम छोटे हैं, ठीक है, आप टीनेजर्स हो
तो अभी आपका अर्ली फेज चल रहा है, जब आप पढ़ लिख जाओगे, कुछ अच्छा सा जो है अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में कर लोगे, लाइफ सेटल कर लोगे, है ना। और उसके बाद का जो फेज आएगा वो कहा जाता है मैच्योर फेज। और मैच्योर फेज के बाद एक समय आएगा रिटायरमेंट का, और उसके बाद का जो फेज है वो क्या आ जाएगा, वो लेट हड़प्पन फेज है। तो जैसे हमारी आपकी लाइफ स्टोरी है, वैसे सिविलाइजेशंस की भी लाइफ स्टोरी यहाँ पर दिखाई देती है। और लेट हड़प्पन के बाद एक कल्चरल ट्रांजिशन हमें फिर दिखाई देने लगता है, और वो कल्चरल ट्रांजिशन क्या है, अर्बन डिक्लाइन। 2 मिनट रुककर समझ लें। हमने कहा कि पहले रूरल सेटलमेंट्स थे, वहां से डेवलप हो गई अर्बन कल्चर। वो भी क्या है, कल्चरल ट्रांजिशन है। क्या ट्रांजिशन है कि आप जैसे सीयूईटी का एग्जाम पास करके यूनिवर्सिटी में आएंगे, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो आपका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा। कुछ आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ट्रांसफॉर्मेशन में लगेगा, और फिर आप जो है ना कहोगे कि नहीं, मैं तो इस यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ। अभी आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से ये ट्रांजिशंस होते हैं। तो ट्रांजिशन पहला क्या हुआ, रूरल टू अर्बन, ये ट्रांजिशन हुआ। और दूसरा ट्रांजिशन जो हुआ, जो लेट हड़प्पन फेज के बाद आया, उसने फिर वापस कर दिया उसी प्रोसेस को। क्या कर दिया, अर्बन टू रूरल कर दिया। ठीक है, यानी शहर बने, पहला ट्रांजिशन गांव से शहर बने, और दूसरा ट्रांजिशन शहर उजड़ गए और लोग फिर से वापस गांवों की तरफ चले गए, या छोटी छोटी कल्चर्स में चले गए। ठीक है, अब देखिए हमने बात कर ली, एक स्टोरी बना ली कि उसका पीरियड क्या था, उसकी ज्योग्राफी क्या थी, क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्या थी, रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन क्या था, और बाद में फिर हमने ये भी बात कर ली कि वो जो ट्रांजिशन अर्बन टू रूरल हो गया, उस पर भी हमने देखा कि क्या हुआ। लेकिन जो ये मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी अगर हम बात करें तो देखना पड़ेगा कि आखिर वो खेती कैसे करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उनकी क्या थी, कैसे पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट का काम बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, सेमी एरिड लैंड है, यानी हल्की सूखी जमीन है, सेमी एरिड। ठीक है ना, ज्योग्राफी में आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। तो थोड़ी सी शुष्क है, थोड़ी सी सूखी हुई है। ठीक है, अब इस शुष्क जमीन पर आपको क्या चाहिए, अगर आपको एग्रीकल्चर या खेती करनी है तो आपको क्या चाहिए, इरिगेशन सिस्टम, यानी सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। सो जाहिर सी बात है कि अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स भी होंगी, और चूंकि लैंड सेमी एरिड है, यहां पर एग्रीकल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमें पता चलता है कि जो ऑक्सन है, ठीक है, बैल है, उनका इस्तेमाल किया जाता था प्लगिंग के लिए। ठीक है, खेत की जुताई जिसको बोलते हैं ना, खेत की जुताई के लिए बैल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, वो उनकी टेराकोटा फिगरिन्स पे, यानी उनके छोटी छोटी जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, उन्हीं से ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये तो हल की जुताई करते होंगे बैल। ठीक है, और यहां आपको ध्यान क्या रखना है सीयूईटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लॉव के, हल के। तो यहाँ जो प्लगिंग है, जो प्लॉव जो मिलते हैं, उसमें एनसीईआरटी जो आपको साइट देती है वो है चोलिस्तान। ठीक है, एक जगह है चोलिस्तान और दूसरी जगह है बनवाली या बनावली। ठीक है, इन दोनों शहरों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि कई बार आपको मैच द कॉलम आ जाएगा। एक तरफ लिखा होगा, ठीक है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, और दूसरी तरफ लिखा होगा चोलिस्तान या बनावली। आपको मैच करना पड़ेगा दोनों कॉलम्स को। तो ध्यान रखना है, टेराकोटा मॉडल्स कहां से मिले, चोलिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, और बनावली जो इंडिया में है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, दूसरा फैक्ट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि टेराकोटा मॉडल तो मिल गए, यानी छोटी छोटी मूर्तियों में तो हमें दिखाई दे रहा है कि हल चला रहा है बैल, लेकिन ये कहां से मिल रहा है, चोलिस्तान और बनावली से। ठीक है, लेकिन यहां पर इरिगेशन सिस्टम पूरा दिखाई दे रहा है, यानी कनाल सिस्टम दिखाई दे रहा है। जो नहरें हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, वो कहां से दिखाई दे रही हैं, धौलावीरा से। डिफरेंस है, यहां टेराकोटा मॉडल्स हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, या मृण मूर्तियां जिनको लिख देते हैं किताबों के अंदर, और यहां पर क्या मिल रहा है, कैनाल सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो कहां से मिल रहा है,
वो मिल रहा है हमें धौलावीरा से। अगला जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस स्लाइड के अंदर कि जो प्लग्ड फील्ड है, यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जाकर के एक्सकेवेशन किया, खुदाई की, ठीक है, तो उनको लेयर्स मिली और उन लेयर्स में उन्होंने देखा कि इस पर तो हल चलाने के निशान हैं, यानी जमीन के ऊपर जो है प्लगिंग के निशान है। तो वो कहां से मिलता है आपको? कालीबंगन से, ठीक है। कालीबंगन ये कहां है? एक जगह है राजस्थान के अंदर, उससे जो है आपको प्लग फील्ड्स के एविडेंस मिलते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इरिगेशन सिस्टम यहां दिखाई देता है और ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स के हिसाब से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि धौलावीरा में इरिगेशन सिस्टम के साथ दो चीजें हैं कि वो एक जगह पर पानी को इकट्ठा करते हैं, वाटर टैंक जैसा बनाते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वाटर रिजर्वायर्स भी हैं, लेकिन इरिगेशन सिस्टम भी है। वो पानी को लाते हैं नहर से और एक जगह पर उसको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि स्टोर्ड वाटर है। इस स्टोर्ड वाटर को फिर बाद में वो अपने इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो क्लियर ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैं, यानी नहरें बनाई गई थी, वो नहरें आपको कहां से मिलती हैं? वो शोर्तोगाई से मिलती हैं। शोर्तोगाई कहां है? अफगानिस्तान के अंदर है। इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं फिर से समझा देता हूं। टेराकोटा मॉडल कहां से मिल रहे हैं? चोलिस्तान और बनावली से। इरिगेशन सिस्टम्स और रिजर्वायर्स कहां से मिल रहे हैं? धौलावीरा से। उसके बाद प्लग्ड फील्ड के आपको एविडेंसेस कहां मिल रहे हैं? कालीबंगन से। और ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स एकदम क्लियर जो है, ट्रेसेस कहां से मिल रहे हैं? शोर्तोगाई से। और वाटर रिजर्वायर कहां से मिल रहा है? एक बार फिर से धौलावीरा से। इस फैक्ट को देखिएगा कि धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे सकती है, इसको आपने ध्यान से समझ लिया है। अब देखिए अर्बन सेंटर्स, हम इतनी देर से कह रहे हैं कि अर्बन सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, और ये अर्बन सेंटर्स जो हैं हमें बहुत ही प्लान्ड वे में दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं। अर्बन प्लानिंग आपने जरूर सुना होगा, अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, यहाँ पर चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी क्रॉसिंग्स या चौराहे होने चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके की बातें हम करते हैं। वाटर का जो है निकासी का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए, नालियाँ जो है वो फंसती ना हो, उनका प्रॉपर एक सिस्टम, ये सारा अर्बन प्लानिंग का सिस्टम है। इसीलिए आपके यहाँ नगर पालिका, नगर महापालिकाएं जैसी होती हैं कि अर्बन प्लानिंग को कंट्रोल करें या उसको डिज़ाइन करें। तो हमें यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इस सारी साइट्स पर एक ज़बरदस्त अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती, इतनी खूबसूरत कि आज हम इमेजिनेशन करते हैं कि इतने हजार साल पहले इतना डेवलप्ड अर्बन प्लानिंग। सो उस लिहाज से आप देखिए कि ये अर्बन प्लानिंग की खासियत क्या है। सिटीज़ जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं ज़्यादातर जगहों पर। एक तो है सिटाडेल, ठीक है। सिटाडेल, सिटाडेल एक तरह से आप उसको दुर्ग मान सकते हैं, दुर्ग भी ना समझ में तो किला मान सकते हैं कि ये सिटाडेल है, किला है, ठीक है। और दूसरा है लोअर सिटी, ठीक है। सो यानी जब इसको हम लोअर सिटी कह रहे हैं तो ये अपर सिटी है, ठीक है, ये अपर सिटी है। यानी एक जो सिटाडेल है वो थोड़ी ऊंचाई पर होगा और लोअर सिटी जो है वो थोड़ी नीचाई पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सिटाडेल है, जो किले में या दुर्ग में लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत ही पावरफुल लोग होंगे। और हड़प्पा में बारिश, बाढ़, ठीक है ना, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जो ऊंचाई पर लोग रह रहे हैं वो पानी में जल्दी नहीं डूबेंगे। इसलिए हमेशा जो ऊपर का हिस्सा होता है किसी गांव का, शहर का, वो हमेशा जो है ना वहाँ पे एलीट क्लास अपनी जगह बुक कर लेता है कि बाकी डूबेगा तो नीचे वाले डूब जाए, हम बचे रहेंगे। तो ये सिटाडेल है और लोअर टाउन है। दूसरी खासियत, तो ये पहली चीज आपको दिखाई दे रही है कि दो पार्ट्स में शहर बटा हुआ है। दूसरी खास बात क्या दिख रही है? वॉल्ड सिटीज है, वॉल्ड, दीवार है, चार दीवारी से घिरे हुए शहर हैं। क्यों घिरे हुए हैं इसके लिए बहुत से एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन एनसीईआरटीज आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशंस में उलझाती नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों के दोनों वॉल्ड हैं, दोनों के चारों तरफ चार दीवारी है, ठीक है। और ये जो शहर बनाए जाते थे, सिटाडेल खास तौर पर, ये मड ब्रिक्स का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना दिया जाता था। ये मड ब्रिक्स का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना करके इन पर सिटाडेल
बनाते थे। ठीक है, ये ध्यान हमको रखना है क्योंकि आपके सीयूईटी के अंदर कई बार स्टेटमेंट्स भी पूछे जा रहे हैं। 4 स्टेटमेंट्स दे देंगे और उनमें से कहेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिटाडेल को कई बार जो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे बनाया जाता था। कई बार होता क्या था कि सिटाडेल को अलग से फोर्टिफाई कर लेते थे, सिटाडेल को अलग से फोर्टिफाई करते थे, और जो दूसरा एरिया होता था, ठीक है, यानी कि जो लोअर टाउन होता था उसको अलग से फोर्टिफाई कर दिया जाता था, क्योंकि दोनों जगहों पर जिन भी खतरों से निपटना हो एक दीवार होनी जरूरी है। तो ये चार दीवारी बनाई दे जाती थी। ठीक है, ज्यादातर जगह कई जगहों पर ऐसा मिलता है कि सिटाडेल जो है ना वो फोर्टिफाइड है, लोअर टाउन फोर्टिफाइड नहीं भी है। लेकिन जहां पर एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड है, यानी पूरा का पूरा सेटलमेंट जो है वो फोर्टिफाई कर दिया, वो कौन सी जगह है? एक है धौलावीरा और एक है लोथल। यानी कि उन्होंने क्या किया कि बजाय सिटाडेल और लोअर सिटी को अलग अलग फोर्टिफाई करने के एक ही फोर्टिफिकेशन के अंदर दोनों को शामिल कर दिया। ठीक है, अब यहां पर अंदर इन्होंने वॉल्स बना ली, अंदर बहुत सारी वॉल्स बना के शहर को बांटा, लेकिन एक ही में कर लिया। ये आपके लिए सीयूईटी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहानी तो मैं समझा दूंगा, लेकिन फैक्ट्स थोड़ा सा आपको दिमाग में रखने होंगे, क्योंकि सवाल यहां से निकलेगा, सीधे सीधे पूछ लेंगे कहां पर एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड है। 4 जो है साइड्स दे देंगे और उसमें से धौलावीरा और लोथल, हाँ, वो सही होंगे। आपसे पूछा जाएगा 1 and 2 करेक्ट है, 2 and 3 करेक्ट है, 3 and 4 करेक्ट है, या 1 and 4 करेक्ट है, इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड मीनिंग धौलावीरा एंड लोथल। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इस सिटाडेल और अर्बन प्लानिंग के हिसाब से, लोथल एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लोथल एक ऐसा सिटी है, साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो वॉल्ड नहीं है, जिसमें कोई फोर्टिफिकेशन जैसा काम नहीं हुआ, कोई चार दीवारी नहीं बनाई, केवल इतना कर दिया कि एक हाइट पर उसको खड़ा कर दिया, एक हाइट के ऊपर ले जा करके जो है शहर को बसा दिया। सो इतना हो गया, शहर के अंदर सिटाडेल को बसा दिया। तो आपको ध्यान रखना है, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट आया लोथल के बारे में, जहां सिटाडेल को वॉल्ड नहीं किया, उस पर चार दीवारी नहीं बनाई, बस उसको ऊंचाई पर बना दिया। और ये जो 2 साइड्स हैं धौलावीरा और यहाँ पर लोथल, वहाँ एंटायर सेटलमेंट्स जो है वो फोर्टिफाइड नहीं है। अब इस चीज़ को आपको देखना है कि लोथल दोनों जगहों पर आ रहा है, लेकिन लोथल इस एक खास वजह से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब हम अर्बन सेंटर्स की बात ही कर रहे हैं, तो एक तो हमने देखा कि शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रिक्स कैन बी सीन हियर। स्टैंडर्डाइजेशन मीनिंग एक ही नाप की ईंटें आपको मिलेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक ही नाप की ईंटें। अभी भी अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ एक नाप की ईंटें होती हैं, उसी नाप की ईंट पे हर जगह पे घर बन रहा है, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक सिस्टम होता है, और यहाँ पर आपको स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। यानी कोई ना कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसने कहा है कि भाई इस मेजरमेंट की ब्रिक्स को यूज करना चाहिए सेटलमेंट्स को बनाने में। अब ये 2 तरह की होती हैं, एक है सन ड्राइड। ईंट बनाते हुए आपने देखा होगा, ईंट को एक सांचे में मिट्टी को ढाला जाता है, ठीक है, वो मजदूर होते हैं, बड़ा कठिन जिंदगी है उनकी, लेकिन उनको वो ऐसे एक सांचे में ढाल के ऐसे रख देते हैं पलट के। अब वो धूप में सूखती हैं, जब वो धूप में सूखती हैं और उसके बाद में उनको ले जा करके फिर भट्टी में या फर्नेस में भी डालते हैं, ठीक है, और बेक कर देते हैं। यहाँ दोनों तरह की ईंट दिखाई दे रही है, सन ड्राइड भी है और बेक्ड भी हैं, दोनों तरीके के ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्डाइज रेशियो है, और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ आपको दिखाई देती है अर्बन प्लानिंग में, जो आज भी हमारे शहरों के लिए एक ड्रीम है कि किसी तरह से ब्रिक सिस्टम जो है ना, या ग्रिड सिस्टम वो बन जाए। और वो ग्रिड सिस्टम क्या है कि 90 डिग्री पे चारों सड़कें एक दूसरे को काटती हों, है ना, चौराहा 4 राहें गुजर रही हैं और एक दूसरे को
90 डिग्री के एंगल पे काट रही हो। तो यहाँ पर आपको ग्रिड पैटर्न दिखाई दे रहा है सड़कों के मामले में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ एक बहुत ही डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम है। घरों में नालियां हैं और नालियां ढकी हुई हैं, सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो नाली में बॉल चली जाए। हड़प्पा में पता नहीं कौन से खेल खेले जाते थे, क्रिकेट तो नहीं ही खेला जाता था, लेकिन ढकी हुई नालियां हैं, घर से नाली ढकी हुई है और वो जाकर के सड़कों के पास से बड़ी नालियां हैं उनमें मिल जाती थी। और वो पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, यानी पानी भरने की समस्या, जल भराव की समस्या जो आज हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में क्या होता है, थोड़ा बारिश हो गई पूरा चौक कर गया, ठीक है ना। सो जल भराव की ये समस्या वहां पर नहीं होती होगी क्योंकि बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया था। सड़कें बहुत ही व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न में, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यानी गंदे पानी की निकासी का भी सिस्टम है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें कि घर कैसे हैं, अंदर के घर कैसे हैं, और ये सब आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। वो देखते हैं फिर कहते हैं अच्छा ये तो घर था और यहाँ पर यहाँ चार तरफ कमरे बने हुए हैं, बीच में एक आंगन है। क्या है? आंगन, कोर्टयार्ड, ठीक है ना। आज भी घरों में हमारे आंगन होते हैं और कई सारे आर्किटेक्चरल प्लान में आंगन बीच में छोड़ा जाता है और चारों तरफ आपको घर मिलता है, कमरे मिलते हैं। किसी एक तरफ से एंट्रेंस दे देते हैं लेकिन चारों तरफ आपको कमरे मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी एक कोर्टयार्ड है और कोर्टयार्ड के आसपास ये कमरे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से उनके रूम्स हैं। सो बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान्ड यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर भी मिलता है, ठीक है। हड़प्पा के अंदर कई सारे घरों के अंदर वेल्स हैं, कुएं हैं, ठीक है, बहुत सारे घरों में, यानी पीने के पानी का इंतजाम उन्होंने कुएं खोदकर किया हुआ है और वो घरों के अंदर है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये कुएं ढके हुए हैं, कमरे के अंदर ढके हुए हैं और इनको घर के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कोई बाहर से पानी लेना चाह रहा है वो भी पानी का इस्तेमाल कर सकता है। तो यानी कि परमार्थ का भी ध्यान रखते थे हड़प्पा के लोग कि अगर कोई बेचारा प्यासा है, कोई पथिक है, रास्ते से जा रहा है, उसको पानी चाहिए तो वो भी उनके घर से पानी निकाल लेता था। पानी का कोई मूल्य नहीं था वहाँ पर, यानी कि पानी का मूल्य नहीं होने से मतलब है कि पानी के पैसे नहीं लिए जाते थे। ऐसा नहीं है कि बॉटल्ड वाटर बिक रहा हो। तो यहाँ पर वेल्स है और हर एक घर में बाथरूम है। अभी भी हमारे देश के अंदर हम लोगों को शौचालय को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनानी पड़ रही कि भैया घर में ही जाओ, लेकिन यहाँ पर आपको जो हड़प्पन अर्बन प्लानिंग है उसमें बाथरूम्स जो हैं घर के अंदर मिल रहे हैं। तो अर्बन प्लान्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आपकी जो किताब है, जो आपका सिलेबस है, वो एक सिटी पे फोकस करता है, वो कहता है मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ें, ठीक है। और इस वजह से भी क्योंकि मोहनजोदड़ो मोस्ट फेमस हड़प्पन साइट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ऐसी मिली जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि व्हाट वाज द सोशल लाइफ, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटी, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट फेमस हड़प्पन साइट। सो हड़प्पा was the first excavated site, ठीक है। so that's why this entire civilization is known as Harappan civilization, but Mohenjo-daro is the most important city और most important site, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, सिटाडेल है और लोअर टाउन, क्लियर जो है डिवीजन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन डिवीजन इज देयर। फिर क्या है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है और वो क्या है, वो है हमारी द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ, ठीक है। और ये ग्रेट बाथ कहाँ है, सिटाडेल में। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि किसी स्टेटमेंट में हो सकता है कि ऐसे बोल दें कि द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड एट द लोअर टाउन। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। The correct statement that the great bath of the Mohenjo-daro is situated at Citadel. So थोड़ा सा बस emphasis points ऐड करते जाने हैं। ग्रेट बाथ सिटाडेल में है, लोअर टाउन में नहीं है। कहाँ की बात चल रही है, मोहनजोदड़ो। द ग्रेट बाथ कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक है। अब देखो इसका बहुत स्ट्रक्चर और इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, आयताकार है, ठीक है ना,
और यहां पर एक कोर्टयार्ड है, आंगन जैसा है, जो कि सराउंडेड है कॉरिडोर से चारों तरफ, ठीक है। और यहां पर आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, एक सीढ़ी यहां से और एक सीढ़ी यहां से जा रही है। दो साइड्स में आपको सीढ़ियां दिखाई देती हैं जिससे कि लोग नीचे उतर के जाते थे। माना यह जाता है कि यह द ग्रेट बाथ यानी स्नान करने का या नहाने का एक ऐसा जगह था जहां पर लोग कलेक्टिवली बहुत बड़ी तादाद में आते थे और नहाते थे, ठीक है ना। एंड यहां पर ये जो टैंक है द ग्रेट बाथ इतना सिग्निफिकेंट बन जाता है क्योंकि यहां पर अगर हम देखें कि इसको जमाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था, मोटार ऑफ जिप्सम। जिप्सम लगा देंगे तो पानी जो है ना अंदर बहुत ज़्यादा सूखेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप जिप्सम नहीं लगाते या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाते जिससे कि पानी अंदर रुका रहे, जिससे कि पानी अंदर सोख न जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, जिप्सम इस्तेमाल किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके ध्यान में रखने के हिसाब से कि द ग्रेट बाथ में किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो है मोटार ऑफ जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं पानी को अंदर रोक के रखने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ तीन तरफ इसके रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। और हर एक रूम के अंदर भी एक बड़ा सा कुआं है। अब यहां भी पानी है और जो रूम्स बने हैं उनके अंदर अपने कुएं हैं और साथ ही साथ यहां पर 8 बाथरूम्स भी बने हुए हैं इसके अंदर। कॉरिडोर में दोनों तरफ 4-4 बाथरूम्स। इंटरेस्टिंग है ना। एक जगह है द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ के पास जो रूम्स बने हुए हैं उनके अंदर अपने वेल्स हैं, यानी वहाँ भी पानी मौजूद है और 8 बाथरूम्स में है। माना यह जाता है कि भाई जब सबके घर में कुएं लगे हुए थे तो सब ग्रेट बाथ में नहाने तो कोई आता नहीं होगा, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कोई स्विमिंग पूल तो रहा नहीं होगा उस जमाने में, तो ये माना जाता है कोई स्पेशल रिचुअल बात है। रिचुअल बात, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज रिचुअल बाथ ना, कैसे अलग अलग मकर संक्रांति के दिन होता है, कुंभ में स्नान किया जाता है, गंगा दशहरा के दिन स्नान किया जाता है कि भाई नदी पे जाके स्नान करो। कुछ जगह पे चक्र है, ठीक है ना, चक्र हैं या पॉन्ड्स हैं, वहाँ पर भी ये इस्तेमाल किया जाता है, चक्र या पॉन्ड्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है कि लोग जाके उस दिन डुबकी लगाते हैं खास समय पर, खास दिन में, ठीक है। सो माना ये था कि शायद ये स्पिरिचुअल और रिचुअल बात होगा जहाँ पर लोग आकर के कलेक्टिवली किसी खास दिन नहाते होंगे, ठीक है। और ये पूरा वाटर मैनेजमेंट रिजर्वायर्स और वेल्स के थ्रू किया जाता था। कुएं में पानी था और साथ साथ कुछ पानी रिजर्व करके रखा जाता था जो रिजर्वायर्स के थ्रू जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि कैसे जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, वो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर क्या है, और हमने उसके बारे में आपको बताया कि एक कोर्टयार्ड है जिसके चारों तरफ उसमें कमरे बने हुए हैं, और ये जो सेंट्रल कोर्टयार्ड है वहाँ पे बहुत सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती थी, खाना बनता था, कुकिंग होती थी, वीविंग होती थी, या और बहुत तरीके के काम हुआ करते होंगे, जैसे कि अभी से कुछ समय पहले हमारे घरों के अंदर होते थे कि आंगन में बैठ कर के अनाज की सफाई का काम चल रहा है, या जो माएँ हैं हमारी वो स्वेटर बुन लेती थी, ठीक है ना, जब वो आंगन में बैठ करके। सो इस तरीके की डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत होती थी। मैंने आपको बताया है कि प्राइवेट बाथरूम्स भी हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मतलब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, दीज आर नॉट सिंगल स्टोरीड हाउसेस, एंड वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर देवर मल्टीपल स्टोरीज, ठीक है। मल्टीपल स्टोरीज का मतलब 30 मंजिल नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2-3 स्टोरीज वर देयर। सो उन पर ऊपर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियां हैं, स्टेयरकेसेस बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। कहना बहुत आसान है। क्यों इंपॉर्टेंट है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बनाने के लिए नीचे की मंजिल को बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना होता है, वरना नीचे की मंजिल गिर जाती है। यानी हड़प्पा के लोग आर्किटेक्चरली बहुत एडवांस थे, तभी वो मल्टी स्टोरीज बना रहे थे, ठीक है। घरों के अंदर कुएं हैं जिसके बारे में हमने बात की। मोहनजोदाड़ो के अंदर 700 ऐसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिली हैं जिनके अंदर कुएं हैं, यानी वेल्स इन द मोहनजोदड़ो सिटी प्लानिंग्स वर वेरी कॉमन। हर जगह पर आपको कुएं मिल ही रहे हैं, ठीक है। अब देखें
कि हम थोड़ा सा उसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। हमने शहरों के बारे में बात कर ली, यानी अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कर ली। हमने डोमेस्टिक उनके हाउसेस देख लिए, और डोमेस्टिक हाउसेस यानी रेजिडेंशियल उनका आर्किटेक्चर क्या था उसके बारे में जान लिया। और अब हम जा रहे हैं उनके सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सोशल स्ट्रक्चर यानी समाज की संरचना क्या थी, और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है बरियल प्रैक्टिसेस से। बरियल प्रैक्टिसेस मीनिंग आज हर एक धर्म के अंदर अपने अपनी तरीके की बरियल प्रैक्टिसेस हैं। कहीं पर जो डेड बॉडी है उसके क्रिमेशन में उसको जलाते हैं, और कहीं उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बरियल प्रैक्टिसेस जो हैं हड़प्पा की, वहाँ पर ज़्यादातर जो डेड बॉडीज़ हैं उनको एक बरियल पिट, छोटा सा गड्ढा बना करके, जिसको कब्र कहते हैं ना, कि कब्र खोदना, उस तरीके का एक पिट बना करके उसके अंदर उसको रखते थे। हालांकि थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी इससे ज़्यादा डिफरेंसेस के बारे में नहीं बताती, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा है कि इफ़ यू वांट टू टॉप द टैली of the CUET examination, you must stick to the NCERTs only, because NCERT gives you a contour, कितने में जाना है आपको उतना NCERT आपको दे रहा है, उससे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस उससे सवाल निकालते रहने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो हम आपको करवाएंगे ही। सो यहाँ पर बरियल पिट है, इनमें डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ जगहों पे थोड़े अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जनरली द डेड बॉडीज वर लेड इन द बरियल पिट्स। और उनके साथ क्या रखते थे, डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ दफन करते थे क्या, पॉटरी को, पॉटरी यानी कुछ एक जो बर्तन है वो उसके साथ दफन कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स जवाहरात हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं, उनको दफन कर रहे हैं, और साथ ही साथ में कॉपर मिरर्स, कॉपर के मिरर्स होते थे उस जमाने में, कॉपर चूंकि रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छा देता है, तो देयर वर कॉपर मिरर्स विच वर बरीड along with the dead body. So that was a very very interesting thing. Why? आपको अगर ये लगे कि किसी बरियल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल गुड्स भी डाल दिए हैं, इसका मतलब है कि वहां पर आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, लाइफ एंड आफ्टर लाइफ, दो इंपॉर्टेंट चीजें, लाइफ है और आफ्टर लाइफ है। तो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष हुए, आपने सुना होगा पितृपक्ष या श्राद्ध होती हैं, तो हम अपने पुरखों के लिए खाना खिलाते हैं कुछ लोगों को, ठीक है ना। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी माना जाता है कि जब पुरखे खाना खाएंगे इसका मतलब है कि उनका आफ्टर लाइफ है, लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। सो ये बरियल प्रैक्टिस कहता है कि इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर लाइफ आफ्टर डेथ या आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट वॉज वेरी मच देयर, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ज्वेलरी में आपको क्या क्या मिलता है, माइक्रो बीट्स हैं, छोटे छोटे बीट्स वाला जो है ना जवाहरात मिलते हैं, और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, बहुत महंगे स्टोन्स नहीं डाल रहे हैं इनके डेड बॉडीज के अंदर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स आपको दिखाई देते हैं। हालांकि बरियल प्रैक्टिसेस के बहुत कम एविडेंसेस मिले हैं, और उसी की बेसिस पर ये जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हैज बीन मेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हड़प्पा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, एक जो बरियल पिट के अंदर क्या मिलता है, 3 शेल रिंग्स, शंख से बनी हुई 3 रिंग्स हैं, ठीक है, जैस्पर है, इट इज अ काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, जैस्पर का एक बीड मिलता है, एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल वेयर फ्रॉम हड़प्पा। सो इट इज अ पॉइंट टू बी रिमेंबर कि हड़प्पा से इस तरीके का एक हमें बरियल दिखाई देता है, ठीक है। हमने जब बात की बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ज्वेलरी, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शंस, ठीक है ना, क्योंकि अगर बनाते नहीं होते तो रखते कैसे। तो नाउ लेट अस टेक अ लुक ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड द स्पेशलाइजेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सिटी है चान्हू दड़ो, लगभग हर शहर में क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर सिटी और अ सेट ऑफ सिटीज, इट वाज omnipresent in the Harappan civilization. But about Chanho Dado, what is special that it was a center exclusively devoted to craft production, exclusively। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्राफ्ट प्रोडक्शन ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और किन किन चीज़ों से क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, देखिए कार्लेनियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्लेनियन
जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, वेरी इंपॉर्टेंट योर मटेरियल, मोहर भी इसी से बना रहे थे, ठीक है ना, सील्स। और मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, शेल, फेंस एंड टेराकोटा एंड समटाइम्स बर्न्ड क्ले। बर्न्ड क्ले मीनिंग वो काली मिट्टी हो जाती थी, इतनी बर्न्ड क्ले होती थी, उससे भी बनाते थे। सो बहुत ही बड़ी एक तरीके की इंडस्ट्री हम कहें वो क्राफ्ट प्रोडक्शन की थी। एंड चन्हूदड़ो इज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इट वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्ट प्रोडक्शन ओनली। दैट वॉज द मेजर ट्रेड ऑफ द चन्हूदड़ो पीपल, ठीक है। अब देखो बहुत सारे शेप्स हैं, ये एक आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट्स के तौर पे आ सकता है। डिस्क शेप है, सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल है, बैरल शेप्ड है एंड समटाइम्स सेगमेंटेड, ठीक है, सेगमेंटेड है, अलग अलग तरीके के शेप को एक साथ जोड़ करके भी वहां पर ज्वेलरी बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर पेंटिंग भी कर रहे हैं और कई बार जो है ना उनको अलग अलग तरीके से डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। A very important point to be remembered is the use of steatite. It is a very soft stone and it is a stone that can be very easily worked. ऐसा स्टोन होना चाहिए जिस पे आराम से काम कर सकें, वरना स्टोन के साथ क्या कि आपने थोड़ा सा उस पर हल्की हथौड़ी बीमारी टूट गया। लेकिन स्टेटाइट ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्केबल है, उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसी वजह से स्टेटाइट की बनी हुई जो बीड्स थी उनको मोल्ड भी कर लिया जाता था। और कभी कभी तो स्टेटाइट का को चूरा करके ना उसका पेस्ट जैसा बना लिया जाता था, उससे भी काफ़ी सारी जो है ना इस तरीके की बीड्स वगैरह बनाई जाती थी। अब देखो रेड कलर का जो कार्लेनियल है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। रेड कलर का कार्लेनियल एक पत्थर होता था, वो कहाँ से ऑब्टेन करते थे, ये एक येलोइश रॉ मटेरियल लाते थे और उसको जो है ना फायर कर देते थे, उसमें खूब आग दिखाते थे। येलोइश मटेरियल के अंदर इतना आग दिखाते थे कि वो रेड हो जाता था। सो यहाँ से मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देते, कलर ट्रांसफॉर्मेशंस भी करना जानते थे, यानी टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे, ठीक है। अब शेल यानी शंख है, मेटल वर्किंग भी आती है, सील मेकिंग भी आती है, वेट मेकिंग भी आती है। सील्स का मतलब मोहर, ठप्पा वाला सील, ठीक है। और वेट मेकिंग भी आती है, यानी वेट्स भी बनाते थे, तराजू के बाट भी ये बना रहे थे। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन द एनसीईआरटी अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, द टूल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता था उसको इस्तेमाल कर लेते हैं आर्कियोलॉजिस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जो जो चीज़ें मिल रही हैं एज वेस्ट मटेरियल उनके हिसाब से टूल फैक्ट्रीज लोकेट कर ली जाती थी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ऐसा वेस्ट मटेरियल मिल रहा है, टूल्स मिल रहे हैं, उनके आधार पर यह माना जाता था कि यहाँ पर फैक्ट्रीज होती थी। चन्हूदड़ो के बारे में हमने देखा। लोथल भी एक मेजर प्रोडक्शन हब है, वहाँ पर भी इस तरीके का बहुत सारा क्राफ्ट वर्क हुआ करता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ आया, चन्हूदड़ो, लोथल। चन्हूदड़ो के बारे में कहा कि एक्सक्लूसिवली डिवोटेड है, लोथल के बारे में बताया कि ये भी एक प्रोडक्शन हब है, और तीसरा सेंटर आ गया धौलावीरा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ड्रिल्स मिली हैं। ड्रिल समझ रहे हो ना, आजकल तो वो हम लोग इलेक्ट्रिकल वो ड्रिल्स होती हैं ना, स्विच लगाना है, वो ड्रिल किया, होल कर दिया और उसके अंदर एक छोटा सा रिपिट लगा करके कस दिया। लेकिन ये ड्रिल्स होती थी जो पत्थर को काटने के लिए होती थी, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स है, ठीक है। ये कहाँ से मिलती हैं, चन्हूदड़ो, लोथल और धौलावीरा से मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो फैक्ट है, शेल ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं, नागेश्वर से और बालाकोट से। नागेश्वर और बालाकोट दोनों जो है ना कोस्टल एरियाज से बहुत दूर नहीं है। नागेश्वर गुजरात में है और बालाकोट भी समुद्र के किनारे पाकिस्तान में है, इसलिए शेल ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर बहुत मिलते थे, ठीक है। और चन्हूदड़ो और लोथल ऐसे थे जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किया जाता था, जो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था उसका, ठीक है ना। ये आपको क्या ध्यान रखना है, चन्हूदड़ो और लोथल का क्राफ्ट प्रोडक्शन हमें दूसरे शहरों में भी मिला, यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने जब दूसरे शहरों का एक्सकेवेशन किया वहां पर भी उनको ये लोथल और चन्हूदड़ो का जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो दिखाई देता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको देखना है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि चन्हूदड़ो, लोथल, धौलावीरा ये सिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज कम्प्लीटली एब्सेंट फ्रॉम अदर सेंटर्स और अदर साइट्स। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो जैसे शहर में या हड़प्पा जैसे शहर में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे हो रहा है। वहां पर भी एक ही कल्चर है, एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है। अगर कुछ एक सेंटर से जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज देयर, तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या होगा एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमने मैप देखा ना कितना बड़ा मैप है। अगर लोथल जो गुजरात में है और वहाँ से आज के पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तक हमको लेकर के जाना है अपना प्रोडक्ट, तो कोई ना कोई डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, क्ले टाउन टेराकोटा टॉयज मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेराकोटा के जो छोटे छोटे टॉयज हैं वो बुलक कार्ट के जैसे, आगे बुल है और पीछे कार्ट है और मिट्टी की छोटी सी मूर्ति रखी, बच्चे हो सकता है उसको खेलते हो, घर में हो सकता है डेकोरेशन का सामान रखा हो, लेकिन जो चीज़ आपने बनाई यानी आप उसको देख रहे थे। तो टेराकोटा टॉय मॉडल्स यहाँ पर आपको बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बुलक कार्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम कि इतना सारा मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं और उस पर वो अपनी कला दिखाते हैं। तो ये प्रोडक्शन कैसे, वो प्रोक्योर कहाँ कहाँ से करते थे, और ये फिर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड बन जाती है फॉर द सीयूईटी एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेमिनल फॉर द हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट। अगर आपको मटेरियल नहीं मिलेगा फैक्ट्री बंद, तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर मटेरियल नहीं ला पाओगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब क्या करते हैं, नागेश्वर है गुजरात में, बालाकोट है पाकिस्तान में, यहाँ से मैंने बताया शेल लेके आते हैं, शंख यहाँ से वो लेकर के आते हैं। नागेश्वर बालाकोट में भी उनका जो है क्राफ्ट वर्क होता है और बाहर की जगहों पर भी। तो नागेश्वर आपको ध्यान रखना है और बालाकोट ध्यान रखना है शेल के लिए। ठीक है, फिर एक जगह है अफगानिस्तान में शोर्तोगाई, शोर्तोगाई में क्या मिलता है, लैपिस लजूली, बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है लैपिस लजूली फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लैपिस लजूली। तो अभी क्या है कि शोर्तोगाई मस्ट बी रिमेंबर्ड कि किस चीज़ के लिए, लैपिस लजूली के लिए। बहुत ही प्राइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक ब्लू स्टोन हुआ करता था जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लैपिस लजूली। सो शोर्तोगाई से उसको लेकर के आते थे। अब यहाँ पर एक पत्थर है कार्लेनियल, ठीक है, जब लोथल गुजरात में, यहाँ भड़ौच, ये भी गुजरात का एक जो है ना सी पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, वहाँ से कार्लेनियल ले जाते थे गुजरात के अंदर। ठीक है, स्टेटाइट जो है वो मिलता था राजस्थान और गुजरात से, लोथल पहुँच जाता था क्योंकि बहुत डिस्टेंस नहीं था। ठीक है, और जो मेटल्स होते थे वो राजस्थान से मिल जाते थे। अब राजस्थान में एक जगह है खेतरी, खेतरी कॉपर रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेतरी कॉपर रिसोर्सेज लोथल में कहां से क्या लेकर आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है। खेतरी कॉपर रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है और इस वजह से खेतरी से बहुत सारा कॉपर भी लोथल पहुंच जाता था। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया इज नॉट पार्ट of the Harappan civilization as far as our contemporary knowledge is concerned. Maybe it is part of the Harappan civilization, लेकिन अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है, मतलब महाराष्ट्र के कुछ जो है उत्तरी इलाकों को छोड़ करके बाकी हम साउथ इंडिया तक नहीं जानते हैं कि वेदर इट वाज पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और नॉट। लेकिन यहाँ पर साउथ इंडिया के साथ ट्रेड लिंकेजेस मिलते हैं, गोल्ड रिसोर्सेज साउथ इंडिया से आ रहे हैं। अब देखो राजस्थान में एक कल्चर बन गई गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। जोधपुरा, जोधपुर से याद रखो, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है जो राजस्थान के अंदर, ये कहाँ मिली, वही खेतरी एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर नॉन हड़प्पन पॉटरी मिल रही है, नॉन हड़प्पन पॉटरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हड़प्पन पॉटरी एक तरह से बन रही थी,
लेकिन खेत्री में जो हमारा गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है उसमें आपको नॉन हड़प्पन पॉटरी मिल रही है, यानी कि बाकी जगहों से भी कांटेक्ट हो रहा था और बाकी जगहों का सामान भी हड़प्पा में आ रहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। सो खेत्री के लिए आपने देखा कि वहाँ कॉपर रिसोर्सेज बहुत है और कॉपर सप्लायर के तौर पर जो है खेत्री का बहुत इंपॉर्टेंस था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में बात हो गई, रिसोर्सेज के बारे में बात हो गई, लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्टेंट लैंड से मतलब है फॉरेन लैंड्स या फॉरेन ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि आज ही हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, हड़प्पन जो पीपल थे वो भी फॉरेन ट्रेड कर रहे थे। कॉपर खेत्री से मंगा लिया, लेकिन ओमान, ठीक है, ये साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला पर एकदम नीचे ओमान एक जगह है, ठीक है, ओमान से ये कॉपर मंगा रहे थे। क्योंकि हुआ क्या कि कॉपर जो ओमान में मिलता है उसकी खासियत यह है कि उसमें निकल है, तो निकल वाला जो कॉपर है वो हड़प्पा में मिल रहा है, इसका मतलब है कि ओमान से भी मंगा रहे थे। क्योंकि मेसोपोटामियन जो सोर्सेज हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी जा सकती है, इस वजह से उसमें ये जिक्र मिलता है एक जगह का जो शायद ओमान है कि वहाँ से वो निकल वाला जो कॉपर है, मतलब निकल मिक्स्ड कॉपर वहाँ भी जाता था, और वही निकल मिक्स्ड जो है कॉपर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी मिलता है, मतलब कि इसका एक कॉमन ओरिजिन है एंड दैट ओरिजिन इज ओमान। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर ओमान के अंदर एक वेसल मिलता है, ठीक है, वो वेसल के ऊपर बहुत मोटी सी परत चढ़ाते थे वो मिट्टी की, ताकि वो सेफली वहाँ तक पहुँच जाए, और वहाँ ये मिलता है जो वेसल और जार मिलता है ओमान से, वहाँ से कॉपर मंगा रहे हैं और वहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट्स भेज रहे हैं, यानी इट इज़ अ सिंबल ऑफ रिच एंड मेच्योर ट्रेड, जहाँ पर दोनों तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें एक दूसरे को दी जा रही हैं जिसके बदले वो कुछ ना कुछ लेते रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आपको ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमने बताया ना कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, लाइकवाइज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आज का जो इराक सीरिया है वहाँ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, और वो भी एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। बट द ब्यूटी ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज कि उसकी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ ली गई, ठीक है, और इस वजह से उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम। वहाँ के सोर्सेज कुछ एक इलाकों के बारे में बताते हैं, जैसे मेसोपोटामिया का टेक्स्ट कहता है, एक इलाका बताता है दिलमुन, ठीक है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये जो आइलैंड ऑफ बहरेन है, ठीक है, आज का जो बहरेन या बहरीन जो कंट्री है उसके बारे में लिख रहे हैं तो उसको दिलमुन लिखते हैं। ओमान को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में क्या कहते हैं, मैगन, ठीक है, मैगन कहते हैं। और एक तीसरा जो नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बार बार आता है कि उसके साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ट्रेड है, और वो है कौन सा, हड़प्पा। तो आपको बहुत ही सावधानी से ये फैक्ट ध्यान रखना है मेलुहा के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पर मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है वो बताता है कि कार्लेनियन, लापिस लजूली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड वर एक्सपोर्टेड टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है हमें कि सील्स, स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेशन, हम अभी तक बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में तो मिलता है टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का टेक्स्ट पढ़ नहीं सकते, तो अभी स्क्रिप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सील्स हैं, जो मोहर हैं, आज जिसको आप स्टैम्प कहते हैं ना, सील्स हैं, वो सील्स का पर्पस क्या है। पहली चीज क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आप कुछ भेज रहे हो अपने
प्रोडक्ट के साथ में अपना सील आपने दे दिया कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ये एक पर्पस हुआ करता था इन सील्स का, ठीक है। दूसरी चीज है कि आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ये हमने बनाया है, ये हमारा आइडेंटिटी है। ये सील इस जो है प्रोडक्शन हाउस की है या इस प्रोडक्शन सिटी की है, और उस सील के आधार पर जो है लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते थे एज फार एज द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज कंसर्न। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें हड़प्पन सील्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन होती है, लाइन ऑफ राइटिंग होगी, जिसमें शायद ओनर का नेम और टाइटल होता होगा, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये इंस्क्रिप्शंस आर वेरी ब्रीफ, दे आर नॉट वेरी डिटेल्ड, वो ब्रीफ हैं, ठीक है। और जब सबसे ज्यादा इन इंस्क्रिप्शंस में, यानी इसके ऊपर जो लिखा गया है उसमें सबसे ज्यादा अगर मिला है तो 26 साइंस मिले हैं, ठीक है ना, 26 साइंस मिले, यानी इससे ज्यादा नहीं लिखते थे, यानी कुछ कोई एक कोड जरूर था जिस कोड को कन्वे करना होता था। और ये स्क्रिप्ट क्या है, नॉन अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेटिकल नहीं है। अभी ABCD छोटा बड़ा इस तरीके के अल्फाबेट्स आप याद करते हैं, अभी तक का जो नॉलेज सजेस्ट करता है दैट सजेस्ट दैट हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज नॉन अल्फाबेटिकल। उसमें 375 से लेके 400 तक साइंस मिलते हैं। इतनी लंबी अल्फाबेट नहीं बनाई होगी दुनिया में किसी ने, इसलिए माना जाता है कि ये शायद जो है साइंस ज़्यादा थे, ये स्क्रिप्ट के लेटर्स नहीं थे, ठीक है। अगला जो फैक्ट है उस पर तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है CUET में कि रिटन राइट टू द लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, ऐसे लिखते थे उल्टा, ठीक है ना, जैसे उर्दू लिखी जाती, अरबी लिखी जाती, उस तरीके से उल्टा लिख रहे थे, ठीक है। और स्पेसिंग पैटर्न है जो सील्स के ऊपर, उसी से ये पता चलता है कि शायद ये जो राइट टू लेफ्ट लिखने का जो तरीका था वही अपनाया जाता था। क्योंकि हुआ क्या कि कई बार क्या करते थे कि यहाँ से लिखते थे बड़े बड़े अक्षर लिखते थे, यहाँ जगह कम पड़ जाती थी तो छोटा छोटा लिखने लग जाते थे। सो मीनिंग राइट टू लेफ्ट आते होंगे, ये अगर लेफ्ट टू राइट है तो जरूरी नहीं छोटा छोटा लिखें और फिर बड़ा बड़ा लिखने लग जाएं, ठीक है। अब देखो ये जो सील्स हैं ये कॉपर टूल्स के ऊपर हैं, जार के जो रिम्स होते थे उनके ऊपर हैं, टेराकोटा टैबलेट्स के ऊपर हैं, ज्वेलरी के ऊपर हैं, कभी कभी तो ये जो है बोन रॉड्स के ऊपर भी मिल जाते हैं इस तरीके के सील्स, और कई बार तो एंशिएंट साइन बोर्ड्स जैसे भी हमें मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। इसका सीधा सा मतलब यही बन जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो स्क्रिप्ट है, जो सील्स हैं, वो बेसिकली नॉन अल्फाबेटिकल साइंस हैं जो लॉन्ग ट्रेड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। सो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, इसका सेकंड और लास्ट पार्ट उस पर हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप इसको एक रिवीजन फैक्ट की तरह बार बार देख डालिए। थैंक यू सो मच।